हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही हैं। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, वो है हमारा मध्य प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं उस पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों से रिलेटेड जो है अन्य वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें जो है हमने काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। मिश्रित मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा चुकी है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी। आज हम संपूर्ण डिस्कशन इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो रहेगा हमारा मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी एमपी में तो इसका क्षेत्रफल केवल 7.5% क्षेत्रफल पर ही जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर हम देखें तो काली मिट्टी पाई जाती है जो लगभग 61% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी, तो ये भारत के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अगर आप भारत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी लगभग सभी भारत के क्षेत्रफलों में पाई जाती है। लगभग सभी राज्यों में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें एमपी के अकॉर्डिंग जलोढ़ मिट्टी की, तो आप देखेंगे जो मध्य भारत का पठार है या एमपी का जो उत्तर का क्षेत्र है, चंबल घाटी जो है, वहाँ आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। तो अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे कि ये जो वाला क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र भारत का मध्य पठार की बात करें या उच्च मध्य पठार की बात करें या मध्य प्रदेश के उत्तर की बात करें या आप चंबल नदी की बात करें, क्योंकि आपकी चंबल नदी यहाँ से निकलती है, जो पूरी भिंड, मुरैना, शिवपुरी ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका चंबल का क्षेत्र कहलाएगा। तो इस चंबल के क्षेत्र में ही आपको क्या देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा। और अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार की होती है, बांगर होती है और खादर होती है। तो हम बांगर मिट्टी पर भी जो है डिस्कस करने वाले हैं और खादर मिट्टी पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी, बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम, तो इसका स्थानीय नाम कॉप या दोमट मिट्टी हो जाएगी। इसको कॉप या दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसको कॉप या दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो मध्य प्रदेश के 30 लाख हेक्टेयर में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। लगभग जो है 30 लाख हेक्टेयर पर जो है आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो 7.5% के क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। बात करें अगर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपरदन से होता है, चट्टानों के क्षरण से होता है। जैसे कि आप देखेंगे चंबल घाटी की बात करें, बुंदेलखंड के पठार की बात करें, तो ये जो पठार है, बुंदेलखंड का पठार, चंबल घाटी जो बात करें, तो इनके जो पठार हैं यहाँ से जो है जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ को जो है साथ लेकर आती है और निचले स्तर पर लाके जो है इकट्ठा कर देती है। तो इस प्रकार जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। अगर पूरे भारत के अकॉर्डिंग आप देखें तो हिमालय पर्वत की आप देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से कई प्रकार की आप देखेंगे, अनेक प्रकार की जो है, जो नर्मदा, कई प्रकार की नदियां निकलती हैं। और इन नदियों से जो क्या होती हैं, ये नदियां जो होती हैं जब बहकर आती हैं पर्वत से और मैदानी क्षेत्रों में बहकर आती हैं, तो ये अपने साथ जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं। इन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को जो है ये एक मैदानी क्षेत्र में जो है वो बिछाते जाते हैं। जैसे जैसे पर्वत पठार से जो है कोई भी मिट्टी बहकर आएगी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहकर आएंगे, तो वो जो है मैदानी क्षेत्रों में बहकर आते हैं और वहां बिछ जाते हैं। इस प्रकार जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण की अगर हम बात करें तो नर्मदा, कोई भी नदी जो होगी भारत की या एमपी की जितनी भी नदी हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही आपकी कौन सी मिट्टी कहलाएगी? जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। तो इस प्रकार जो है चट्टानों के अपरदन से, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से जो मिट्टी का निर्माण होता है, जो मिट्टी का जो है मैदान क्षेत्र बन जाता है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो अगर बात करें चंबल की, निक्षेपण और बुंदेलखंड की जो नीच चट्टानें हैं, बुंदेलखंड की आप नीच चट्टानें, एक प्रकार है चट्टानों का नीच चट्टान, तो उन चट्टानों के अपरदन से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। बात करें इसमें मुख्य तत्व, आपको बालू की प्रधानता देखने को मिलेगी। बालू की प्रधानता के कारण ही जो है जलोढ़ मिट्टी में अपरदन पाया जाता है। बालू की प्रधानता के कारण ही जलोढ़ मिट्टी
मिट्टी में अपर्दन पाया जाता है। बात करें हम अपर्दन की तो आप देखते हैं कि जब मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा हो जाती है तो मिट्टी में छोटी छोटी दरार पड़ जाती है, उन दरार को ही कहा जाता है मृदा अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन। अगर हम बात करें मिट्टी के अपर्दन की तो सबसे ज़्यादा मृदा अपर्दन करने वाली नदी चंबल नदी है। अगर एमपी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा मृदा अपर्दन करने वाली नदी चंबल नदी हो जाएगी, जिसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में मिट्टी का अपर्दन हो जाता है और मिट्टी में छोटे छोटे जो है दरार उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी जो है कम उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं रंग की, तो कभी कभी आपको जो है जड़ोद मिट्टी जो है लाल भूरे रंग की दिखाई देगी। जड़ोद मिट्टी आपको कैसी दिखाई देगी? लाल भूरे रंग की। इसका जो लाल भूरा कलर जो होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण जो है इसका रंग लाल भूरा होता है। फिर बात करते हैं मुख्य फसल की, तो सरसों, गेहूं, धान, तिलहन। अगर हम मुख्य फसल की बात करें तो सरसों, गेहूं, धान और तिलहन ये जो हो जाएंगी आपकी मुख्य फसल हो जाएंगी। और ये सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें भी देखें तो आप देखेंगे गेहूं, धान, सरसों ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्षेत्र की मैं अब आपको बात बताऊं तो क्षेत्र का जो है हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, अब इसके साथ ही आप टोटल जो है चंबल संभाग ले सकते हैं या चंबल नदी ले सकते हैं, चंबल नदी का क्षेत्र या चंबल संभाग, या फिर आप बात करें उच्च मध्य पठार, उच्च मध्य पठार या मध्य भारत का पठार, जिसमें आप शिवपुरी देखेंगे, भिंड देखेंगे, मुरैना देखेंगे, ग्वालियर देखेंगे, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका जड़ोद मिट्टी का क्षेत्र कहलाएगा। तो आप यहाँ पे भी देखें राज्य के उत्तरीय जिले मतलब उत्तर की ओर के जिले, अब उत्तर की ओर के जिले भिंड हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, यहाँ आपको जो है जड़ोद मिट्टी देखने को मिलेगी, जो मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है। फिर बात करते हैं जड़ोद मिट्टी दो प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है। जड़ोद मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है। बात करें अगर हम बांगर मिट्टी की तो जो पुरानी जड़ोद मिट्टी होती है, जड़ोद मिट्टी जो पुरानी जड़ोद मिट्टी होती है उसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं, और जो नई मिट्टी होती है, नई जड़ोद मिट्टी जो होती है उसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्रफल है वो मैदानीय भाग है। उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल जो है वो मैदानीय भाग है। वहाँ पर जो है हिमालय से आने वाली नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाती हैं, तो बहाकर लाती हैं और बहाकर लाकर उस मैदान में बिछा देती हैं, और कई वर्षों तक वो उस मैदान में जो है वो मिट्टी बिछ जाती है, तो वो मिट्टी कहलाती है। क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है इसलिए वो कौन सी मिट्टी कहलाएगी? बांगर मिट्टी कहलाएगी। लेकिन जब नई मिट्टी ऊपर से बिछ जाती है तो वो नई मिट्टी कहलाने लग जाती है, नई जड़ोद मिट्टी कहलाने लग जाती है, जिसे खादर मिट्टी कहते हैं। तो नीचे की जो पुरानी मिट्टी है वो बांगर मिट्टी हो जाती है और ऊपर की जो नई मिट्टी है वो खादर मिट्टी हो जाती है। तो इस प्रकार हम जड़ोद मिट्टी को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। तो याद रखना है आपको कि अगर हम बात करें बांगर जड़ोद मिट्टी की तो पुरानी जड़ोद मिट्टी, जो पुरानी जड़ोद मिट्टी है उसको ही हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बांगर मिट्टी। लेकिन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के द्वारा मैदानों में बहाकर लाई गई मिट्टी को जो है, चूंकि वो नई मिट्टी है इसलिए हम उस मिट्टी को क्या कहेंगे? उस मिट्टी को कहेंगे हम खादर मिट्टी। तो याद रखना पुरानी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाएगी और नई मिट्टी आपकी खादर मिट्टी कहलाएगी। तो जो है आपको इतनी चीज़ जो है इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं कि जड़ोद मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी मिट्टी हो उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी मिट्टी हो उसमें फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर हम देखें इसकी नेचर की बात करें, हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय होती है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। बात करें इसकी प्रकृति की तो ये कैसा होती है? क्षारीय होती है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। फिर बात करें ये अत्यधिक मात्रा में किन राज्यों में पाई जाती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रफल में आपको जड़ोद मिट्टी देखने को मिलेगी। इसी के साथ बात करते हैं बालू की अधिकता होती है, जिसके कारण इसमें
इसमें क्या होता है, मृदा अपरदन हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि बालू की अधिकता होने के कारण मिट्टी में जो है छोटे छोटे जो है दरार उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो क्षमता होती है, फसल उगाने की जो क्षमता होती है वो क्या होती जाती है, धीरे 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 नष्ट होती चली जाती है। तो ये जो थी ओवरऑल जो है हमने आज जलोढ़ मिट्टी से जो है डिस्कशन किया। आज टोटल हमने जलोढ़ मिट्टी पर जो है डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी हो हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।